क्या तुम्हारे इत्मीनान के लिए इतना काफी नहीं है कि मैं भी उन लोगों का दुश्मन हूँ? चूंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हम आपस में दोस्त हुए। मुझे अफसोस है मिस्टर, वो खामोश होकर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। एडम डी फ्लूक, मैंने कहा। मेरा नाम एडम डी फ्लूक है और मुझे अफसोस है मिस्टर एडम डी फ्लूक, मैं तुम्हारे कह देने से तो हम यकीन नहीं कर सकते कि तुम्हारे और ईगल के माँ बहन किसी किस्म की दुश्मनी है। अपने आदमियों से पूछ कर देख लो, इन्हें मालूम है कि मुझ पर मुसल्ला हमला किया गया था। ये बात तो मुझे भी मालूम है, लेकिन ये कितनी ताज्जुब-खेज बात है कि वो 4 अफराद थे। मुसल्ला होने के बावजूद वो एक नियत्ते आदमी का बाल भी बेका नहीं कर सके। सागा ने तंजिया लहजे में कहा। हमारे लिए भी यही बात ताज्जुब-खेज साबित हुई थी मुकद्दस सागा और रीगा ने कहा, इसलिए हमने इसे आपकी खिदमत में पेश किया है। ये बात ताज्जुब-खेज नहीं बल्कि मशकूक कर देने वाली है, सागा ने कहा। और ये भी कि आखिर इस पर उस इलाके में हमला क्यों किया गया? कुछ मालूम तो हो अगर तुम लोग किन खतूत पर सोच रहे हो। मैंने हैरत से कहा, अगर वो 4 मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो इससे उनकी नाअहली के सिवा और क्या साबित होता है? ये नाटक जानबूझकर खेला गया ताकि तुम हमारी टो ले सको, सागा बोला। वो चारों इतने नाअहल भी नहीं थे कि एक नियत्ता आदमी उनके काबू में ना आ सके, और ना ही तुम इतने बासलाहियत नजर आते हो। तुम ज्यादती कर रहे हो मुकद्दस सागा, मैंने एहतजाजी लहजे में उसकी बात काट दी। किसी भी शख्स को बैल देकर उसकी सलाहियतों का अंदाजा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम इतने ही बासलाहियत हो? मैं तस्लीम करता हूँ, सागा ने कहा। उसकी आवाज से बेपनाह खुशी जाहिर हो रही थी। वाकई किसी शख्स को बैल देखकर उसकी सलाहियतों का अंदाजा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम इतने ही बासलाहियत हो? हारगिज नहीं मुकद्दस सागा, मैंने कहा। यह तो महज मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया, वरना खुले मुकाम पर एक ऑटोमेटिक राइफल से भी बचा नहीं जा सकता। ये क्या बात हुई? सागा ने कदरे मायूसाना लहरे में कहा। मैं तो समझा था कि तुम अपने बासलाहियत होने का दावा कर रहे हो। इतना बड़ा दावा करने वाला पागल ही कहलाएगा मुकद्दस सागा। मेरी जान पर बनी हुई थी, मैंने तो सर तोड़ कोशिश की और खुदा ने मुझे बचा लिया। जरूरी नहीं कि हर बारी ऐसा हो। अगर दोबारा इसी तरह तुम्हारी जान पर बन जाए तो क्या तुम दोबारा सर तोड़ कोशिश नहीं करोगे? सागा ने पूछा। बिल्कुल करूंगा मुकद्दस सागा, लेकिन मैं जानबूझकर खुद को ऐसे किसी इम्तिहान में डालने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं किसी बेगुनाह की जान लेने का कायल नहीं हूँ और ना ही किसी मुजरिम को बख्शने की हक में हूँ। मगर तुम्हारे बारे में ये फैसला करना दुश्वार है कि तुम मुजरिम हो या बेकसूर। मैं ईगल का मुजरिम तो जरूर हो सकता हूँ, मगर तुम लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। ज़बानी बातों से तो कुछ हासिल नहीं होगा, सागा ने फैसला पूर्ण लहजे में कहा। तुम्हें अपनी सलाहियतों का इम्तिहान देना पड़ेगा। अगर तुम इम्तिहान में पूरे उतरे तो हम तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेंगे। बसूरत देकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं तुम लोगों की कैद में हूँ। जो सलूक भी तुम करोगे मुझे कबूल करना पड़ेगा। तुम्हें मैंने फेंके हुए खंजर से बचना होगा। अगर तुम बच गए तो मैं मान लूंगा कि तुम उन लोगों की चलाई हुई गोलियों से वाकई बच गए होगे। अपनी खंजर रनी पर तुम्हें इस कदर एतमाद है? मैंने हैरत से कहा। तुम्हें इससे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये बताओ कि तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो या नहीं। मैं बहुशी तैयार हूँ, मैंने कहा, मगर मुझे हैरत है कि खंजर कहाँ और कहाँ गोली। क्या ख्याल है ओरेगा? सागा ने सवालिया अंदाज में ओरेगा की तरफ देखा। मामला हैरान कुन है मुकद्दस सागा, ओरेगा ने कहा। मेरे ख्याल में इसे एक बार फिर पूछ लेना चाहिए। मुमकिन है ये अपनी सलाहियतों के लिए इम्तिहान के लिए कोई बेहतर तजवीज़ कर सके। नहीं, मुकद्दस सागा की ख्वाहिश पूरी होना जरूरी है। मुझे इस तरीका इम्तिहान पर कोई एतराज नहीं है। सागा के चेहरे पर उलझन के आसार नजर आए। क्या तुम्हारा ताल्लुक ईगल से नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो मुकद्दस सागा? अगर मैं ईगल से मुतल्लक होता तो वो लोग मेरी जान के दर पे क्यों होते? क्या मादी ने भी कभी तुमने ईगल से मुतल्लक कोई काम किया? सागा ने मुझे होर से देखते हुए कहा। कभी भी नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम जानना क्या चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ किसी बेगुनाह के खून से आलूदा हूँ, सागा ने एक तवील सांस लेकर कहा। तुम्हें यह बता देना जरूरी समझता हूँ कि खंजरदानी के मुकाबले के लिए शायद ही रुए जमीन पर मेरा कोई हिस्सा नहीं हो। ओहो, तब तो मैं इजरार करूंगा कि तुम मेरा इम्तिहान जरूर लो। मैं खुद को परखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नौजवान? सागा ने कहा। सागा के सामने तो मुसल्ला अफराद भी कोई हैसियत नहीं रखते। मैं तुम्हें तहरीर देने को तैयार हूँ कि अगर तुम्हारे खंजर से मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर होगी। सागा की नाम ओरेगा और उसके साथियों के मुंह भी हैरत से खुल गए थे और वो मुझे यूं देख रहे थे जैसे उनकी आंखों के सामने कोई अजूबा हो। मुझे यकीन आ गया है कि ईगल से तुम्हारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, सागा ने एक तवील सांस लेकर कहा। अगर होता तो तुम इतना अहमकाना इसरार हरगिज ना करते। ईगल के गुर्गे तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं? मैंने हैरत से कहा। हाँ, इसलिए कि मैं खुद भी ईगल के लिए काफी अरसा काम कर चुका हूँ। ओह, मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। ये बात तुमने पहले बता दी होती तो नौबत यहाँ तक ना पहुंची, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? सादा ने हैरत से पलकें झपकाई।
मतलब बाद में बताऊंगा, पहले ये खेल होगा। तुम मुझे अपने खंजर का शिकार करने की कोशिश करोगे। तुम एमको के शहनशाह मालूम होते हो, सागा ने उसीले लहजे में कहा। अगर तुम खुदकशी करने के इतने ही शौकीन हो तो कोई और तरीका ढूंढो। मेरा दामन क्यों दागदार करने के दर पे हो? तुम आखिर कितने बड़े मिस्टर हो सागा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मुकद्दस सागा 12 फीट के फासले पर उड़ती हुई मक्खी को खंजर फेंक कर मार सकते हैं मिस्टर एडम, ओरिगा ने कहा। अगर तुम क्यों खुद को हलाकत में डाल रहे हो? कोई मक्खी नहीं हो मिस्टर ओरेगा, जिसे हर कोई खंजर के बल पर शिकार कर ले। मालूम होता है कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है, सागा ने उसीले लहजे में कहा। बताओ कब मेरे फेंके हुए खंजर का सामना करोगे? अभी और इसी वक्त, मैंने बड़े सुकून से कहा। लेकिन इतने अंधेरे में तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, रोशनी का बंदोबस्त करो। सागा ने ताली बजाई और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। छत से झूलते हुए 2 ताकतवर बल्ब रोशन हो गए। मैं अमूमन 12 फीट के फासले से अपने अदब को निशाना बनाता हूँ, लेकिन चूंकि तुम एक बेवकूफ नौजवान हो, इसलिए मैं ये फासला बढ़ाकर 18 फीट कर रहा हूँ। वजह यह है कि मैं तुम्हें गजींदे नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे ख्याल में तुम 10 फीट के फासले से कोशिश करो, मैंने बेपरवाही से कहा। 12 फीट का फासला तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, बगा नहीं आएगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सागा अपने बाल नोचने लगेगा। उसके ख्याल में उसका वास्ता किसी पागल से पड़ गया था। ठीक है, उसने दांत पीस कर कहा, तुम जैसे इंसान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम नुकसान पहुंचे। मरना नहीं आएगा सागा, मैंने बड़ी बेतकल्फी से कहा। अगर मैं तुम्हारे वार से बच गया तो तुम कहोगे कि मैंने हल्का हाथ रखा था, लिहाजा मुझे हलाक करने की नीयत से हमला करो। सादा की चमकीली निगाहें मुझ पर मरकूज हो गई। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे बातन में झांकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी निगाहें मुझे अपनी खोपड़ी में उतरती हुई महसूस हो रही थी, मगर बेल्स की आंखों में आंखें डाले रहा। अगर बेल से निगाह चुरा लेता तो ये मेरी पहली शिकस्त होती, और चूंकि निगाह मिलाने का आगाज उसने किया था, लिहाजा उसके लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि अब मुझे निगाह चुराता। उसके 2 मातहत मौजूद थे जिनके सामने वो अपनी किसी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं कर सकता था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूर रहे थे। चंद मिनट गुजरने के बाद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार होगी। क्या इरादा तब्दील हो रहा है मुकद्दस सागा? मैंने एक मौका फराहम किया। नहीं, साका ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी निगाह हटाते हुए कहा, तुम अपने खड़े होने के लिए जगह मुंतखब कर लो। मैं उस दीवार के साथ खड़ा हो जाता हूँ। मैंने एक दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम 10 फीट गिन लो। मुमकिन है फासला कम होने की वजह से मेरा निशाना चूक जाए। सागा ने सपाट लहजे में कहा, 12 फीट के फासले की मुझे खासी प्रैक्टिस है। तब तो तुम 12 फीट के फासले से ही खंजर फेंको ताकि मैं पूरी तरह अपनी आजमाइश कर सकूं। मेरी खुशकिस्मती है कि बैठे बिठाए मुझे तुम जैसा माहिर मुयस्सर आ गया। सागा का चेहरा हर किस्म के तासरात से आरी हो गया था। वो 12 फीट के फासले पर जाकर खड़ा हो गया और उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाल दिया। अगर तुम पसंद करो तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक की तरफ पर वो इशारा मुकर्रर कर लेते हैं ताकि तुम अपने बचाव के लिए कुछ कर सको। जब और जिस तरह चाहो खंजर फेंक सकते हो मिस्टर सागा, मैंने कहा। दाई देने की भी इजाजत है। मुझे शुबा है कि मेरी चुस्ती चलाकी में कब्रे कमी वाकई हो गई है। सागा 12 फीट के फासले पर खड़ा हो गया और रीगा उसका साथी हमसे जरा हटकर खड़े हो गए थे। वहाँ कोई 5वां फर्द नजर नहीं आ रहा था। मेरे अकंदे जो भी दीवार थी और मुझसे 12 फीट के फासले पर सागा खड़ा था, जिसे मालूम नहीं क्यों मुकद्दस कहा जाता था। मुमकिन है उसकी चुगी दाढ़ी उसका सबब रही हो। उसके हाथ में चमकदार खंजर दबा हुआ था और वो किसी गहरी सोच में मुस्तगरक नजर आ रहा था। क्या सोच रहे हो मिस्टर सागा? मैंने उसे टोका तो वो चौंक कर मुझे देखने लगा। खंजर तुम्हारे हाथ में मुंतजिर है और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैंने मजीद इजाफा किया, मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा मिस्टर एडम। उसने बेबसी से कहा, क्या जरूरी है कि तुम्हारे साथ मैं भी किसी हमाकत में मुबतला हो जाऊं? कोई बात नहीं मिस्टर सागा, मैंने एक लम्हे सोचने के बाद कहा। बैठने लिए तजवीज है जिस पर अमल करने में हम दोनों का फायदा है। मैं दीवार पर एक निशान लगाए देता हूँ। ये निशान मेरे हाथ और जिस्म के दरमियान होगा। तुम उस निशान पर इस तरह खंजर मारोगे, खंजर मेरे जिस्म को छुए बगैर उस निशान पर पेवस्त हो जाए। ये क्या बात हुई? सागा ने हैरत से कहा, इस किस्म के करतब तो कोई भी दिखा सकता है। मेरी फरमाइश पर तुम ये करतब मुझे भी दिखा दो। मेरे खुश आमदाना अंदाज में कहा, यही सोचकर दिखा दोगे, इससे मेरा दिल खुश हो जाएगा। चलो ठीक है, सागा ने बड़ी बेदिली से कहा। उसने मुझे इशारा किया और मैंने दीवार पर निशान लगाया और दीवार के साथ लगकर इस तरह खड़ा हो गया कि निशान मेरी कूनी और जिस्म के दरमियान आ गया। सागा को खंजर आजमाई करनी थी। उसका हाथ जरा सा भी बैक था तो मेरे बालों में प्रवेश होता या पसलियों में उतर गया होता। तैयार हो जाओ। सागा ने अपना वो हाथ फिजा में बुलंद करते हुए कहा जिसमें खंजर दबा हुआ था। मैंने सर को इस बात की जुम्बश दी और उसके हाथ पर नजरें जमा दी। सागा ने खंजर अदब की तरफ फेंका
उसके हाथ के साथ मैं भी हरकत में आया। 12 फीट के फासले तक एक चमकदार लकीर सी खींच गई। उस लकीर का रुख उस तरफ था जो मैंने मार्कर से लगाया था। मुझे पहले ही से अंदाजा हो गया था कि सागा अपने काम का माहिर है, उसका निशाना खता नहीं हो सकता था। इस लकीर की वजह से मेरा काम और भी आसान हो गया था। मैं जो करना चाह रहा था आम लोगों के लिए वो कतई नामुमकिन था। खास तो भी से नामुमकिन ही करार दे देते जो मैं कर रहा था। वो गोरी से गोरी को निशाना बनाने के मुतरादिफ से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। सागा का हाथ हरकत में आया। उसने खंजर मेरी तरफ फेंका, मगर खंजर निशाने तक पहुंच नहीं सका। मैंने उसे चुटकी में पकड़ दिया था। सागा हैरत से एक कदम आगे आया। उसके दोनों साथियों की आंखें भी बारे हैरत के खुली की खुली रह गई थी। मैंने खंजर को उसके हतफ तक पहुंचने से पहले ही पकड़ दिया था और उसे अपनी आंखों के करीब लाकर यूं देख रहा था जी मास्टर ली कमान के बख्शे हुए तोहफे थे। खंजर की रफ्तार मेरे हाथ की रफ्तार के सामने कुछ नहीं थी। मैंने टाइमिंग के मामले में भी कमाल हासिल किया था। अगर इस वक्त मास्टर ली कमान यहाँ मौजूद होता तो अपने शागिर्द के कारनामे देखकर फख्र से उसका सर बुलंद हो जाता। ये क्या हुआ? सागा के मुंह से हैरत से निकला, तुम वाकई बड़े गजब के खंजर बाजो सागा। मैंने बड़े अदब से खंजर दोनों हाथों पर रखकर उसे पेश किया। दोबारा कोशिश करो। नहीं, सागा ने मुर्दा सी आवाज में कहा। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, सागा ने कहा, कि मेरा खंजर अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका। तुमने जो हरकत की वो नामुमकिन मालूम होती है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि एक बार फिर कोशिश करो मुकद्दस सागा। मुमकिन है इस बार मैं खंजर ना पकड़ पाऊं। नहीं, अब तो ये किसी कीमत पर भी मुमकिन नहीं है। मैं दावा कर सकता हूँ कि तुम जैसा बाकमाल दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। उस शख्स के बारे में क्या कहोगे सागा, जिससे मैंने ये कमाल सीखा है? मैंने खेद लहजे ने कहा। कौन है वो? सागा ने चौंक कर पूछा। मुमकिन है तुम उसे नाम से भी जानते हो। मैंने कहा उसका नाम ली कुआन है। सागा बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने उन दोनों के हाथों की मुठियां बीते हुए देखी। तो यूं कहोगे तुम ईगल के ही आदमी हो? उसने हुर्रा कर कहा। उसका जुमला सुनकर ओरेगा और उसके साथी ने एक बार फिर मुझे अपनी गनों की ज़द में ले लिया। नहीं मिस्टर सागा, मैं ईगल का आदमी नहीं हूँ। मैंने सुकून के लहजे में कहा। अगर तुम ईगल में रह चुके हो तो मेरे नाम से जरूर वाकिफ हो गए। मुझे अली यार खान कहते हैं। सागा लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हट गया। क्या कह रहे हो? उसके हल्क से बूटी बूटी सी आवाज निकली। मैं ठीक कह रहा हूँ मिस्टर सागा, मैं तुम्हें तफसील से सारी बातें बताऊंगा, मगर क्या हम कहीं बैठकर गुफ्तगू नहीं कर सकते? क्यों नहीं? सागा ने बुकलाए हुए अंदाज में अकबी दरवाजे की तरफ पलटते हुए कहा। फिर मैं उसके साथ उस दरवाजे से गुजरकर एक रास्ता कमरे में पहुंचा जो अपनी आराइश के एतबार से किसी जदीद किस्म के ड्राइंग रूम से किसी तरह भी कम नहीं था। तुमने इस कदर नाकाबिले यकीन बात कही है कि मैं किसी तरह भी खुद को इस खबर पर यकीन करने पर अमाता नहीं कर पा रहा। सागा ने एक निशिस्त पर ढेर होते हुए कहा। ओरेगा और उसके साथी बैरूनी कमरे में ही रह गए थे। मैं अली यार खान हूँ सागा, मैंने भी एक सोफे पर बैठते हुए कहा। वही अली यार खान जिसे तलाश करके नुकसान पहुंचाना रैंगल और ईगल का सबसे बड़ा मकसद था। मुझे यकीन नहीं आता अली यार खान इस वक्त मेरा मेहमान है। सागा ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। इत्तफाकात ऐसे ही हुआ करते हैं मिस्टर सागा। अगर पहले मुझे पता चल जाता कि मादी में तुम्हारा भी ईगल से कुछ वास्ता रह चुका है तो मैं पहले ही तुम्हें बता देता कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब बात इम्तिहान की आ गई तो मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने लेकमान से सीखा है उसके एक मामूली से हिस्से का मैं भी क्यों ना इम्तिहान ले ही डालूं। मुझे इस बात की खुशी है मिस्टर अली कि मेरा बार नाकाम बनाने वाला कोई आम आदमी नहीं है। एक ऐसा शख्स है जिसके पीछे दुनिया भर के यहूदी लगे हुए हैं, मगर आज तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन एक बात है मिस्टर अली, सागा के अंदाज में हिचकिचाहट पैदा होगी। तुमने पहले जो नाम बताया था एडम दी वलोग, मैंने अर्ज कर कहा ये वो नाम है जो मैंने अपनी मौजूदा शख्सियत के लिए इख्तियार कर रखा है। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि दुनिया भर के यहूदी तंजीमों से टकराने के लिए मुझे मेकअप का सहारा लेते रहना पड़ता है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो ये लोग मुझे बड़ी आसानी से शिकार कर लें। और इस मेकअप में मेरा नाम एडम डी फलूक है। अगर तुम मेकअप में हो तो उन लोगों ने तुम्हें शनाख्त किस तरह कर लिया? सागा ने पूछा। इस सवाल ने मुझे भी उलझन में डाल रखा है। मैं बड़ी कामयाबी से उन लोगों के खिलाफ काम कर रहा था। अचानक ही मालूम नहीं क्या हुआ कि मेरी असल शख्सियत उन पर आश्कार हो गई। सागा ने तवीमी अंदाज में सर हिलाया। ईगल बहरहाल एक बड़ी तंजीम है, उनके वसाइल लामहदूद हैं। यही क्या कम है कि तुम उनसे बच निकले? तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया सागा। तुम कौन हो और ईगल से तुम्हारी अनबन क्यों बन गई? ईगल एक आलमी तंजीम का नाम है। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में उसकी शाखें मौजूद हैं। हर मुल्क ने उन्हें बड़ी तादाद में वर्कर की जरूरत पड़ती है। जाहिर है यहूदियों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लिहाजा ये लोग ज्यादातर मुकामी अफराद की खिदमत
बुस्तार लेकर काम चलाते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें बेहतरीन लोगों की खिदमात मैसर आ जाएं और उन्हें मैसर आ जाती हैं इसलिए कि पैसा उनका मसला नहीं है। बड़े से बड़े मुआवजे पर ये बेहतरीन मुकामी लोगों को अपने लिए काम करने पर रजामंद कर लेते हैं। यही कुछ उन्होंने यहाँ भी किया। मैं इब्तदा में ईगल से वाबस्ता हो गया था। उससे कबल मेरा एक छोटा सा गिरोह हुआ करता था। मैं कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, एक मुजरिम हूँ, लेकिन मेरे हमेशा से कुछ असूल रहे हैं जिन पर मैं सख्ती से कारबंद रहता हूँ। उन्हीं असूलों में से एक ये भी है कि मजलूम और कमजोर को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए। मैं उन लोगों की तंजीम में शामिल तो हो गया, मगर मुझे बाद में पता चला कि अब मुझे वही कुछ करना होगा जो वो लोग चाहेंगे। मेरी अपनी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे में मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो फौरी तौर पर उनसे अलग हो जाता या फिर पैर अपनी मजबूती करता। मैंने दूसरी सूरत को तरजीह दी और खुद को मजबूत करने के बाद उनसे अलहदा हो गया। मेरी इस बगावत पर उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी उन्हें अंदाजा हो गया कि वो मेरे इस किले के मजबूत हिसार को नहीं तोड़ सकते, इसलिए उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया। खुद मैं अभी तक इस पोजीशन में नहीं आ सका कि उन्हें खुलकर ललकारूं, इसलिए मैंने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है और वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। शायद कभी मैं उनका मुकाबला करने के काबिल हो जाऊं। मेरे बारे में तुमने क्या फैसला किया है सागा? मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्त, सागा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। तुम हुक्म करो, सागा के लायक जो भी खिदमत होगी सागा उससे मुंह नहीं मोड़ेगा। मेरे दो साथी और भी हैं सागा, जो ईगल की नजरों में आ चुके हैं। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, मैं उन्हें भी यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि हम सुकून से काम कर सके। उन्हें जरूर बुलाओ, तुम यहाँ रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुमकिन है इसी बहाने मुझे ईगल के खिलाफ कुछ करने का मौका मिल जाए। तुम ये बताओ कि यहाँ मुझे किस किस्म की सहूलतें मुहैया हो सकती हैं? हर किस्म की सहूलतें मुहैया हो सकती हैं। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को रहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी। असल है कि यहाँ कमी ही नहीं है। ट्रांसमीटर, फोन वगैरह हर चीज दस्तयाब है। फिलहाल ट्रांसमीटर मेरे काम आएगा। यहाँ लाने के लिए मुझे किसी गाड़ी वगैरह की जरूरत भी पड़ेगी। गाड़ी का कोई मसला नहीं, सागा ने कहा, मगर तुम यहीं रहो, अपने साथी को यहाँ का पता बता दो, वो खुद आ जाएंगे। मैं सागा की तजवीज पर गौर करने लगा। तहदीब, मालकम एक्स और बूढ़ के अलावा मैं मादाम कलारा को भी यहीं बुलाना चाह रहा था। अली ग्रुप के दीगर अरगान की अब जरूरत नहीं रही थी। वो चूंकि ईगल की नजरों में नहीं आए थे, लिहाजा बेखौफ खतर वापिस भी जा सकते थे। लेकिन मसला ये था कि तहदीब, बूढ़ और कलारा की निगरानी हो रही थी। खासी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तहदीब और बूढ़ में इतनी सलाहियत तो है कि वो ताकुब करने वालों को डाई देकर या उनके हाथों कोई नुकसान उठाए बगैर यहाँ तक पहुंच सकती है। ठीक है सागा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे ट्रांसमीटर दे दो, मैं ट्राई करता हूँ। सागा ने मुझे ट्रांसमीटर लाकर दिया और मैंने तहदीब से राब्ता कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी। पहली कोशिश में राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ बूढ़ था। मेरी आवाज सुनकर उसने खासे जोश खरोश का मुजाहरा करने की कोशिश की थी, मगर मैंने ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू तवील नहीं की। तहदीब कहाँ है? मैंने बूढ़ की बात काट कर कहा। मैं कोड वर्ड में गुफ्तगू कर रहा था। मेरा अंदाजा था कि बूढ़ ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया होगा, लेकिन उसने कुछ कहे बगैर तहदीब को बुला दिया। तुम्हारी नकल हरकत पर किसी किस्म की पाबंदी तो नहीं है तहदीब? मैंने बिला दमीद पूछा। नहीं, लेकिन हमारी निगरानी की जा रही है। उन निगरानी करने वाले अलल ईरान निगरानी कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात गौर से सुनो। मुझे एक बहुत उम्दा ठिकाना मैसर आ गया है और मैं चाह रहा हूँ कि तुम और बूढ़ बादाम कलारा को लेकर यहीं आ जाओ। तुम ये कर लोगी या मैं आऊं? कोई दूसरों पर भी छोड़ दिया करो काम अली। तहदीब ने बुरा मानकर कहा, अब ऐसा भी नहीं कि छोटे छोटे मामले में भी तुम्हारी टांग फंसी ही रहे। ठीक है तहदीब, जरा देर तवक्कुफ करो, मैं थोड़ी बात दोबारा कॉल करता हूँ। मैंने राब्ता मुनक़ते करके मादाम कलारा को कॉल किया। तू कई घंटे से गायब हो एडम। मेरी बात सुनते ही कलारा फट पड़ी, मगर मैंने उसकी बात काट दी। हम बहुत बुरी तरह खतरात में गिर गए हैं। मैंने संगीन लहजे में कहा, प्रोफेसर दारा का इंतजार करो, वो तुम्हें लेकर मेरे पास आ जाएगा। आखिर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? बादाम कलारा के लहजे में बेचैनी जाहिर हो रही थी। ट्रांसमीटर पर मुदासर नहीं है, जबानी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और सागा की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। अभी तक ईगल की तरफ से मेरे साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सागा से कहा, उनकी निगरानी हो रही है, मैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या तरीका बताऊं? तने ये बताओ कि बादाम कलारा तुम्हारे साथियों में किस तरह शामिल होगी? वो तो ईगल की मुकामी सरबराह है। ये एक लंबी दास्तान है जो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा।